हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फिजिक्स संकल्पना। और शुरू करने वाले हैं नाभिक चैप्टर का वीडियो नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे आज नाभिक के स्थायित्व के बारे में और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के बारे में। बच्चों, पिछला वीडियो जो था हमने बात की थी द्रव्यमान ऊर्जा संबंध की, द्रव्यमान अक्षति की और बंधन ऊर्जा की। आज की वीडियो में बंधन ऊर्जा को ही आगे बढ़ाएंगे और एक नया टॉपिक इसके से निकाल लेंगे, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। और आज के वीडियो में एक ग्राफ पढ़ेंगे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के बीच, जिससे हमें कुछ नई बातें पता चलेंगी। क्या बातें होंगी वो हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आप सभी हेडिंग लगाइएगा, नाभिक का स्थायित्व। नाभिक का स्थायित्व, पहले इसको समझते हैं भाई कि ये नाभिक का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, इसका मतलब क्या है। बच्चों, पिछले वीडियो में अगर आपने देखा है तो वहां हमने द्रव्यमान अक्षति नाम का एक टॉपिक पढ़ा था। हमने देखा था कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके एक नाभिक का निर्माण करते हैं तो उस नाभिक का द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से। मान लीजिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ने मिलकर किसी नाभिक का निर्माण किया, तो इस नाभिक का जो द्रव्यमान है m, वो इन चारों के द्रव्यमान से कम हो जाता है। भाई कैसे हुआ कुछ नहीं पता हमें, लेकिन ये देखा गया कि इनका द्रव्यमान ज्यादा है और इनसे बनने वाले नाभिक का द्रव्यमान कम है। मतलब जब ये अलग अलग थे तो इनके द्रव्यमान को हमने जोड़ा तो वो ज्यादा आया, जब ये एक साथ बैठे हुए हैं मतलब नाभिक के द्रव्यमान से, तो हमने देखा कि नाभिक का द्रव्यमान कुछ कम हो गया। इस द्रव्यमान की कमी को हमने कहा द्रव्यमान अक्षति। और बच्चों, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से आइंस्टीन ने जो हमें दिया, उससे हमें पता चला कि द्रव्यमान में जो कमी आई है ये किसके रूप में निकल जाती है बाहर, ऊर्जा के रूप में। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी नाभिक का निर्माण होता है तो उसके बनते समय द्रव्यमान में कुछ कमी आ जाती है और वो द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में बाहर निकल जाता है। मतलब नाभिक के बनते समय ऊर्जा बाहर निकलती है। ये बात हमने पढ़ी है पिछले वीडियो में। अब बच्चों, अगर मैं इस ऊर्जा को वापस इसी नाभिक को दे दूं, मतलब इस नाभिक को बनते समय इससे क्या निकली है ऊर्जा। अब सपोज करो कि जितनी ऊर्जा इसको जितनी ऊर्जा इससे निकली है, अगर उतनी ही ऊर्जा वापस इसको दे दी जाए तो क्या होगा। मान लीजिए जब ये बना तो इससे बाहर कितनी ऊर्जा निकली है, 10। मात्रक मुत्रक की कोई बात नहीं है, बस एक नंबर दे दिया 10। अगर वापस इसको ये 10 ऊर्जा दे दी जाए तो क्या नाभिक ये टूट नहीं जाएगा। भाई नाभिक बना कब, जब उससे इतनी ऊर्जा निकली। मतलब इतनी ऊर्जा निकलने से नाभिक एक साथ, ये न्यूक्लियन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ बैठ पाए। अगर वापस यही ऊर्जा इसको दे दी जाए तो इस ऊर्जा को लेके वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दूर दूर चले जाएंगे जहां से आए थे। मतलब नाभिक क्या हो जाएगा, खत्म। बच्चों, इसी ऊर्जा को बोलते हैं बंधन ऊर्जा, जो इस नाभिक को तोड़ने के लिए चाहिए। ये हमने पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ा था। बात करते हैं नाभिक के स्थायित्व की। नाभिक का स्थायित्व क्या है। बच्चों, मान लो आपके पास एक नाभिक है A और एक नाभिक है B। नाभिक A जब बना तो इसमें से ऊर्जा निकली है 100 और इसमें से निकली है 200 जब B बना। तो मैंने कहा कि बताओ किस नाभिक को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो आपका एकदम से जवाब ये आया कि भाई इतनी ऊर्जा इससे निकली है तो इसको देनी भी पड़ेगी इतनी ही जब इसको तोड़ना है। मतलब B को तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी बाहर से, 200, और A को तोड़ने के लिए बाहर से कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, 100। मतलब B को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। किसके कंपेयर में, A के कंपेयर में। A को तोड़ने के लिए सिर्फ 100 ऊर्जा देनी है, B को तोड़ने के लिए 200 ऊर्जा देनी है। मतलब ये जो B है ये ज्यादा स्थायी है A से। B A से ज्यादा स्थायी है। मतलब जिस नाभिक को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा उसको देनी पड़े उसका स्थायित्व ज्यादा होता है। यह मतलब है नाभिक के स्थायित्व से कि कोई नाभिक उतना ज्यादा स्थायी होगा जितनी ज्यादा उसकी बंधन ऊर्जा होगी। इसको थोड़ा सा बदलेंगे अभी हम, लेकिन फील यहीं से आएगा आपको। B को तोड़ने के लिए 200 ऊर्जा देनी है, A को तोड़ने के लिए 100 ऊर्जा देनी है। तो मुश्किल किसको तोड़ना, B को। मतलब B ज्यादा स्थायी है। क्या नाभिक टूट जाता है क्या?
ऐसा तो बिल्कुल नहीं टूटता बच्चों, जैसे हम कह रहे हैं कि ऊर्जा दे देंगे सारे न्यूक्लियन अलग अलग फैल जाएंगे। न्यूक्लियन क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई एक नाभिक 2 हिस्सों में टूट जाए, 3 हिस्सों में टूट जाए, 4 हिस्सों में टूट जाए, या नाभिक के अंदर से कुछ चीज निकल के, वो नाभिक पहले किसी और चीज का था, जैसे पहले यूरेनियम का था, उसमें से कुछ निकल गया तो वो बन गया थोरियम। मतलब ये नाभिक का क्या है, टूटना। और हम बोलते हैं कि जो नाभिक टूट जाते हैं वे स्थायी नहीं होते, जो नाभिक नहीं टूटते हैं वे स्थायी होते हैं। कोई कम स्थायी है, कोई ज्यादा स्थायी है। जिसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए वो ज्यादा स्थायी है, मतलब टूटेगा जरूर वो, और जिसको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा चाहिए वो कम स्थायी है। तो यहां से इसका मतलब निकल के आया कि नाभिक का स्थायित्व क्या है, नाभिक स्थायित्व कब होगा। अब बात करते हैं बच्चों थोड़ी सी, अब हम इसी से पहुंचेंगे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पे। तो मैं यहां लिख देता हूं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। अब मैं आपको ना बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा। क्या, सुनना ध्यान से। आपके पास एक लोहे का, लोहा मतलब आयरन, लोहे का नाभिक, और एक है यूरेनियम का नाभिक, यूरेनियम का नाभिक। लोहे को हम प्रदर्शित करते हैं Fe से और यूरेनियम को करते हैं U से। इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है 56, इसकी होती है 235, 236, अलग अलग इसके मतलब समस्थानिक होते हैं तो उनकी अलग अलग। मैंने कहा कि लोहे का जो नाभिक है, एक मिनट मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो मुझे फोन उठाना पड़ेगा, मैं फोन उठा लूं। मैंने कहा कि जो लोहे का नाभिक है Fe, उसकी जो बंधन ऊर्जा है वो कितनी है, मैं एक बार कैलकुलेट करके लिख देता हूं। 56 गुना, ये है लगभग पूरा नहीं बता रहा हूं, 500 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से सुनना, 500 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमारा जो यूरेनियम है 7.6 गुना 235, इसकी है लगभग 1800 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने कैसे निकाल लिया, थोड़ा सा मेरे ध्यान है तो मैंने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, लेकिन आपको याद नहीं करना है, आपको समझना बस। लोहे का जो नाभिक है उसकी बंधन ऊर्जा कितनी है, 500 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब उसको लोहे के नाभिक को तोड़ने के लिए आपको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, 500 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूरेनियम के नाभिक की बंधन ऊर्जा है 1800 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर आपको यूरेनियम का नाभिक तोड़ना है तो आपको बाहर से कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, 1800 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैंने कहा यार कौन ज्यादा स्थायी है। आपने सोचा यार जिसको ज्यादा तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही वो ज्यादा स्थायी है, क्योंकि तोड़ना मुश्किल है उसको। मतलब आपके हिसाब से यूरेनियम का नाभिक क्या होना चाहिए, ज्यादा स्थायी, मतलब ये लिखा हुआ है डेटा। और लोहे का नाभिक क्या होना चाहिए, कम स्थायी होना चाहिए, जैसा कि हमने अब तक पढ़ा है। लेकिन बच्चों इसका उलट है एकदम। ये जो लोहे का नाभिक है ये सबसे ज्यादा स्थायी है, सबसे ज्यादा स्थायी है। और ये जो यूरेनियम का नाभिक है ये तो बहुत कम ही स्थायी है भाई, बहुत कम स्थायी, मतलब आसानी से टूट जाता है ये यूरेनियम। तो भैया जो हमने अब तक पढ़ा वो गलत है क्या, कि जिसकी बंधन ऊर्जा ज्यादा होती है वो ज्यादा स्थायी होता है, जिसकी बंधन ऊर्जा कम होती है वो कम स्थायी है? फिर तो इसके हिसाब से तो ये गलत हो गया। हाँ, क्योंकि कोई नाभिक कितना अधिक स्थायी है ये उसकी बंधन ऊर्जा नहीं बताएगी बच्चों, वो बताएगी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। अब ये क्या चीज है, सुनना ध्यान से, बहुत आसान है। इस लोहे के नाभिक के पास कितने न्यूक्लियन हैं टोटल, 56। ध्यान से सुनना, 56 न्यूक्लियन का मतलब 56 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है कुल मिला के। उन 56 के पास कितनी, उनकी 56 की ऊर्जा कितनी है, 500 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक की कितनी होगी, 500/56, तो ये निकल के आएगा लगभग 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आए क्या कि भाई
एक नाभिक की ऊर्जा इतनी है 500 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके अंदर कितने बैठे हुए हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 56, तो एक के हिस्से में कितनी आई 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही मैंने कहा कि इस यूरेनियम के पास कितने न्यूक्लियॉन हैं 235 और कुल ऊर्जा कितनी है 1800, तो एक न्यूक्लियॉन के पास कितना होगा, तो आपने कहा 1800 को भाग कर दो 235 से और ये निकल के आएगा बच्चों 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे एक बार ध्यान से, कुछ जब समझ आया नहीं आया कोई टेंशन नहीं, बस अभी मुझे बताओ कि किसकी बंधन ऊर्जा सबसे ज्यादा, किसकी बंधन ऊर्जा ज्यादा थी, आपने कहा यूरेनियम की, सही है। लेकिन प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कितनी किसकी ज्यादा है, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियॉन की बंधन ऊर्जा किसकी ज्यादा है, ये देखो किसकी ज्यादा है, आयरन की, मतलब लोहे की। लोहे के नाभिक की बंधन ऊर्जा भले ही कम है यूरेनियम से टोटल, लेकिन अगर आप लोहे के एक प्रोटॉन को निकाल के देखो बाहर और यूरेनियम के एक प्रोटॉन को बाहर निकाल के देखो, तो उसको बाहर निकालने के लिए किसको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, आयरन को 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर आपको लोहे के नाभिक के अंदर से कोई प्रोटॉन बाहर निकालना है एक, तो आपको 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा देनी पड़ेगी, और अगर यूरेनियम के नाभिक में से आपको एक प्रोटॉन बाहर निकालना है तो आपको केवल देनी पड़ेगी 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब किसको तोड़ना आसान है, यूरेनियम को, और किसको तोड़ना मुश्किल है ना, इसको, आयरन को, लोहे को। मतलब कोई नाभिक कितना स्थायी होगा वो ये नहीं बता सकती बंधन ऊर्जा, कुल बंधन ऊर्जा ना, वो बताएगी प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कि एक न्यूक्लियॉन को तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत है, ना कि सबको तोड़ने के लिए। मैं इसको आपको ना एक बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से समझा सकता हूं। मान लीजिए आपके गांव में दो आदमी हैं, ए और बी। इसके पास 200 बीघा जमीन है और इसके पास 400 बीघा जमीन है। ए के पास 200 बीघा जमीन और बी के पास 400 बीघा जमीन। देखने से कौन अमीर लग रहा, बी, भाई 400 बीघा जमीन है, हाँ। लेकिन इस ए के बच्चे हैं 10, इसके 10 तो ज्यादा हो जाएंगे भाई। ए के बच्चे हैं 2 और इस बी के बच्चे हैं 5। तो हमने कहा यार इन दो बच्चों में बराबर बराबर बटेगी कितनी, 100 और 100, तो 200 बीघा जमीन होगी। इन 5 बच्चों में जब ये जमीन बटेगी तो ये आएगी 80-80। अब बताओ कौन अमीर है, किसके बच्चे अमीर हैं, ए के बच्चे। ये बात सही है कि बी ज्यादा अमीर है, वो देखने में लग रहा, लेकिन हमें तो वहां से एक एक न्यूक्लियन को निकालना है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन को, हमें सबको एक साथ नहीं निकालना, हमें तो एक एक करके निकालना। तो किसको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है, लोहे को। लोहे को ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है उसके नाभिक से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन निकालने के लिए। मतलब लोहे का नाभिक ज्यादा स्थायी है। कौन बता रहा है कि नाभिक स्थायी है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ना कि बंधन ऊर्जा। समझ आई बात। चलिए अब हम समझ गए कि अगर आपको नाभिक का स्थायित्व बताना है तो आपको चाहिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा कितनी होगी। और बच्चों इसको प्रदर्शित करते हैं EBN से। E का मतलब एनर्जी, B का मतलब बाइंडिंग पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन की। और इसका फॉर्मूला है कि आप EB को किससे भाग कर दें, A से। अब ये EB क्या है, यह है कुल बंधन ऊर्जा, कुल बंधन ऊर्जा। और A क्या है, द्रव्यमान संख्या, मतलब न्यूक्लियनों की संख्या, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या। जैसे अभी टोटल कितनी थी यूरेनियम की, 1800, और ए कितने थे उसके पास, 235। तो ये EBN कितना आ गया उसका, जब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से हमें समझ आया कि हाँ, नाभिक का स्थायित्व बताया जा सकता है किससे, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अब वो ग्राफ जिसके बारे में सबसे शुरू में बात कर रहा था। उस ग्राफ का क्या नाम है वो मैं लिख के बताता हूं आपको।
और ये जो ग्राफ है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यहां से नई नई चीजें निकल के आएंगी। प्रति न्यूक्लियन, हेडिंग लगाएंगे आप, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा व द्रव्यमान संख्या के बीच ग्राफ। कुछ किताबों में ये हेडिंग है ना अलग अलग नाम से मिलेगी कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में द्रव्यमान संख्या ए के साथ परिवर्तन की, ए बदलने से प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पे क्या फर्क पड़ेगा। द्रव्यमान संख्या ए और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा EBN, इनके बीच हमें ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, दो अक्ष लेते हैं, ग्राफ बड़ा सा बनाना, क्योंकि यहां आपको कुछ चीजें करनी है। यहां लिया हमने द्रव्यमान संख्या ए, आप लिख लेंगे इसको, क्या है ये, द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या, और यहां लेंगे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। अब पहले आप थोड़ा समझ लें, 1 2 3 4 5 6 10 मुझे करने थे, ये 10 थोड़ा छोटा करता हूं इसको। ये भी आप ऐसे याद रखेंगे जैसे मैंने रख रखा कि मुझे 10 हिस्से करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे यार इसको यहां से हटाता, हेडिंग तो आपने लगा ही ली होगी, यहां लिख देता हूं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा व द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या ए के बीच ग्राफ, ये मैंने यहां लिख दिया। और इसको थोड़ा सा ये लिखा, यहां लिखा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा EBN, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 की जरूरत भी नहीं, 9 तक ही चलेगा काम। यह है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 मिलियन, 4 5 6 7 8 और 9। किस में ली हमने ये, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन का मतलब होता है 10 की घात 6, 10 की घात 6, 2 गुणा 10 की घात 6, 3 गुणा 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने मिलियन में लिखते हैं, अब 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 मिलियन, और यहां आप करेंगे 250 तक, 50-50 के हिस्से, 50 100 150, चलो थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, 50 100 150 200 और लास्ट हमें चाहिएगा बस ये 250, ऐसे। अब आपको ना मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूं जिससे आपको चीज़ें आसान नहीं, मैंने भी लिख के लाया हूं, मेरे भी ध्यान में नहीं है, लेकिन अगर आप उनको ये ध्यान कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो इस ग्राफ खींचने में आसानी रहेगी। वैसे तो मैं एक रफ डायग्राम खींच सकता हूं, खींच देता हूं पहले। ये ग्राफ आएगा बच्चों ऐसा, लगभग ये ऐसा ग्राफ जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप थोड़ा बहुत गलत करें, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताऊंगा और उसके बाद हम इस ग्राफ को खींचेंगे। यहाँ आता है हाइड्रोजन, यहाँ आता है हीलियम, यहाँ आता है लिथियम, यहाँ हम लिखेंगे कार्बन, यहाँ लिखेंगे नाइट्रोजन और यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन। इसके बाद एक बार और नीचे आएगा और ये ऐसे, और यहाँ सबसे ऊपर आपको मिलेगा आयरन, और यहाँ बाद में जाके मिलेगा आपको यूरेनियम। कुछ बस एक तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये 4-5 की याद रखनी है। क्या याद रखनी है मैं बता रहा हूँ, मैं लिख के लाया हूँ, लिख देता हूँ। 1H2 की बंधन ऊर्जा होती है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बता रहा हूँ, प्रति न्यूक्लियन 1.12 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हीलियम की होती है 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिथियम की होती है 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
याद करने की जरूरत नहीं है, बस ग्राफ सही हो जाएगा इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ये याद नहीं करनी है। 7.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाइट्रोजन है आपका 7.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑक्सीजन है आपका 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आयरन जो है 56, ये है आपका 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक बचता है यूरेनियम लास्ट में 238, ये है 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब समझते हैं इसको क्या है। इस ग्राफ को हटा देता हूं मैं, हम दोबारा खींचेंगे डेटा लिख के, जिससे आपको समझ आएगी ग्राफ आया कैसे। ये मैंने कैसे खींच दिया था, ठीक है, दिखाई दे रहा है क्या सब? हाँ ठीक है, चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं ये लिखा हुआ क्या है। अच्छा, ये जो है ना बच्चों, ये है द्रव्यमान संख्या 2 4 6 12 4 16, ये जो है सब ये है आपकी द्रव्यमान संख्या है। और ये जो सामने लिखी हुई है ये है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। अब इनको ही मार्क करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2। अब 2 तो कहाँ, यही होगा पास में, बिल्कुल ये होगा 2। इसके बाद 4, 4 भी इसके पास ही होगा। 6 12 ये पास पास होंगे। हम दिखाएंगे किसको, 56 को। 56 कहाँ होगा, 50 के थोड़ा सा पास, मतलब यहाँ, ये 56 की लाइन है। और 56 के लिए Fe 56 के लिए कितनी ऊर्जा है, 8.8, मतलब 9 के पास ये। तो ये बैठा हुआ है बच्चों वो हमारा Fe। मैंने इसको हटा दिया क्योंकि हमें बिंदु मिल गया। इसके बाद लास्ट कौन है, यूरेनियम 238। 238 कहाँ होगा, 250 के पास, यहाँ मान लेते हैं। ये लाइन ऐसे चलेगी ऊपर। और इसके सामने बंधन ऊर्जा कितनी है, 7.6, मतलब यहाँ कहीं होगा ये है हमारा यूरेनियम। यूरेनियम 235 या 238, जो भी, यूरेनियम 238 है ना, तो मैं यहाँ यूरेनियम 238 लिख देता हूँ। तो हमें कुछ बिंदु मिल रहे हैं भाई, है ना। अब करते हैं इनको, ये देखो ध्यान से। सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कितनी है, 1.12, मतलब 1 से कुछ ज्यादा, तो ये रहा आपका हाइड्रोजन। फिर हीलियम, हीलियम की कितनी है, 7। 7 कहाँ है, ये रहा हीलियम, ठीक है। ये है हाइड्रोजन, ये है हीलियम। और उसके बाद लिथियम कितना, 5.5। 5.5 मतलब ये बीच में। और हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम सब ये आसपास ही हैं, तो यहां लिख रहा हूं, यह है लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। इसके बाद कार्बन की कितनी है, 7.8। 7.8 मतलब यहां, और ये भी पास में ही होगा ऐसे, यह है कार्बन। इसके बाद नाइट्रोजन की कितनी, 7.5, तो ये तो भाई हमारा पास में ही है, थोड़ा सा नीचे बिल्कुल ऐसे। और ऑक्सीजन की कितनी है, 8। ऑक्सीजन ये रहा 8। अब इन बिंदुओं को मैं मिला देता हूं। देखो ये लाइन बिल्कुल लगभग बिल्कुल तो सीधी नहीं होती है, लेकिन इतनी छोटी जगह में हम इसको ज़्यादा वेरिएशन इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि देखो 50 इतने हिस्से में मुझे 50 हिस्से करने पड़ेंगे। मैं इसको सीधा भी खींच सकता था, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसको देखो ध्यान से। फिर हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से लिथियम, फिर किस पे पास, कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। और थोड़ा सा यहाँ नीचे आएगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और ये फिर ये ग्राफ ऐसे जाएगा भाई, और ये जाके लास्ट में ऐसे, ये आया ग्राफ बच्चों हमारा हाइड्रोजन 1s2। अब सोचोगे 1h1 क्यों नहीं है। 1h1 बच्चों इसलिए नहीं है क्योंकि 1h1 का मतलब है कि उसके पास एक न्यूक्लियन है। एक न्यूक्लियन मतलब उसका एक प्रोटॉन है केवल। अब एक प्रोटॉन की क्या बंधन ऊर्जा बनेगी, वो तो अकेला ही पड़ा है, उसको तोड़ना क्या। बंधन ऊर्जा क्या होती है, न्यूक्लियनों को अकेला दूर दूर करने के लिए, वो अकेला ही पड़ा है। तो 1h1 की कोई बात नहीं करते हम, तो शुरू करते हैं 1s2 से। ये 1s2 हाइड्रोजन, हीलियम, ये है हमारा लिथियम, ये है कार्बन, नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन। ये भी ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन 16 होता है, और ये होता है ऑक्सीजन 18। ये है Fe 56, और ये यूरेनियम 238। अब इनको आप नोट कर लेना जरूर, वरना अगर ग्राफ रटना चाहो तो रट लेना कि भाई ऐसे ऐसे करके बना देंगे, इनके नाम रटने पड़ेंगे आपको। अब इसको हटा दी हेडिंग मैंने। अब इस ग्राफ के बारे में देखते हैं कि इस ग्राफ से हमें क्या क्या पता चलेगा। बच्चों ध्यान से देखो इस ग्राफ को आप। तो इस ग्राफ को देखने से हमें यह पता चलना
कि 50 से पहले, 50 से ये हमारा जो है, ये देखो, अच्छा ये हमने यहाँ ना 18 लिख दिया। अब आपको पता ही चल रहा होगा कि ये 18 नहीं है, ये तो 50 के पास पहुंच गया। थोड़ा सा करना पड़ेगा एडजस्ट ग्राफ में, ठीक है ना, क्योंकि 18 तो लगभग कहाँ 25 यहाँ तक बैठता, तो मुझे ग्राफ इतना पास पास बनाना पड़ता, फिर आपको अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अब यहाँ से बात करता हूँ कि 50 के बाद देखो ध्यान से, आप इनको भूल जाओ पहले को, बस आप देखो 50 क्या, आप ना 30 के बाद देखो, क्योंकि ये देखो 18 तक ही आया, 18 के बाद 20, 25, 30, तो हम ना बात करते हैं कि लगभग 30 से। तो ग्राफ को थोड़ा सा मैं कर ही देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 30 से लेके लगभग कहाँ तक चलो, एग्जैक्ट ग्राफ बनाने बहुत उसके लिए हमें डेटा चाहिए, बहुत अपनी स्केल पे सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो अभी इससे ही काम चला लेंगे आप। तो आप देखो लगभग 30 से लेके 180 तक, ये 200 से है ना, ये कहाँ है, ये देखो इतना, 30 से लेके 180 तक। पहला पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब a का मान 30 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, 30 से ज्यादा लेकिन 180 से कम, तो जो बंधन ऊर्जा है बच्चों, वो देखो लगभग कितनी है, 8 के लिए जितने भी नाभिक 30 और 180 के बीच में हैं, उनके लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी है, लगभग 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब बहुत ज्यादा है ये 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात ये सभी नाभिक क्या हैं, अधिक स्थायी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब स्थायी हैं, ना ना, आपको इनके बीच में कुछ ऐसे मिलेंगे जो अस्थायी हैं, टूट जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि अर्थात ये सभी नाभिक अधिक स्थायी हैं, मतलब इन्हें तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, अधिक स्थायी हैं। और जो लोहा है Fe56 सबसे अधिक स्थायी नाभिक है, सबसे अधिक स्थायी नाभिक है। ये आपको याद रखना कि सबसे अधिक स्थायी नाभिक कौन है, लोहे का नाभिक। क्या आप जो पद मैंने लिखा समझ आ गया कि भाई 30 से 180 तक आप चाहो तो ये लाइन ना ज्यादा बदल नहीं रखी, देखो 8 से चली, 8 से 8.6 हुई, 8.8, ये लगभग 8.8 है, गिरती 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 कहां तक पहुंची, 8 तक। मतलब ज्यादा फर्क नहीं, मतलब ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। कहां से, 130 से लेके 180 तक। मतलब ये जितने भी यहां नाभिक आपको मिलेंगे, वे सारे के सारे ज्यादा स्थायी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल स्थायी हैं, टूटने के नहीं ना, टूटेंगे लेकिन उनको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। 180 के बाद देखो, जब a का मान 180 से ज्यादा है के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होने लगती है। भाई देखो घट रही है ना, ये देखो घट रही है, लेकिन आराम से, एकदम से नहीं घट रही है। बंधन ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। अब बंधन ऊर्जा कम होने का मतलब क्या है कि स्थायी तो घट रहा है, मतलब इसके बाद आपको जो नाभिक मिलेंगे वे क्या होंगे, कम स्थायी। और बच्चों मैं बता दूं कि लगभग 208 के बाद तो आपको कोई स्थायी नाभिक नहीं मिलेगा। 208 के बाद कोई नाभिक आपको स्थायी नहीं मिलेगा। लगभग 205 206 तक ही आपको क्या मिलेंगे, स्थायी नाभिक। उसके बाद तो सब क्या है, रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ, जो अपने अंदर अपने आप बैठे बैठे अपने अंदर से निकाले। जैसे यूरेनियम ले लो, ये यूरेनियम जो है अपने अंदर से लगभग अल्फा बीटा गामा निकालता रहेगा अपने आप ही, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये अस्थायी होंगे, टूट जाएंगे आराम से। हमने कहा 180 के बाद प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ने घटना शुरू किया, अर्थात ये कम स्थायी है लगती है, अर्थात ये नाभिक क्या है, कम स्थायी हैं, कम
स्थायी हैं। और 208 के बाद तो आपको कोई नाभिक स्थायी मिल ही नहीं सकता, सब क्या मिलेंगे, रेडियो एक्टिव। 2 पॉइंट होंगे। मैंने यहां से यहां तक की बात कर ली, इससे आगे की बात कर ली। अब करते हैं तीसरे पॉइंट में इससे पीछे की बात, 30 से पहले की। इसको हटा रहा हूं, लिख लेना आप इनको। पॉइंट नंबर 3, ध्यान से देखो, जब ए का मान मतलब द्रव्यमान संख्या 30 से कम है, 30 से कम में क्या है, मतलब अब आपको ये 18 दिख रहा ना, थोड़ा सा कर लेना कि ये यहां तक होगा। ये यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं, 30 की। 30 से पहले देखो, बंधन ऊर्जा में, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में ना एकदम से कमी आती है। देखो एकदम डाउन, फिर ज्यादा, फिर मतलब तेजी से परिवर्तन होता है। के लिए जब ए का मान 30 से कम है के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा तेजी से कम होती है, तेजी से कम होती है। देख लो, मतलब कम तो यहां भी हुई थी, लेकिन भाई आराम आराम से हो रही है। और यहां देखो एकदम से झटके लग रहे हैं, कभी जाओ कम, कभी कभी ज्यादा, कम होती है। अर्थात ये नाभिक भी स्थायी नहीं है, ये नाभिक भी स्थायी नहीं है। भाई ये पता चल गया कि यहां जो नाभिक होंगे वे ज्यादा स्थायी होंगे, इससे आगे के कम स्थायी और इससे पीछे के भी कम स्थायी। लेकिन दिमाग में यह आया यार कि यहां बंधन ऊर्जा आराम आराम से कम हुई और यहां बंधन ऊर्जा तेजी से कम हो रही है, क्यों? इसका कारण है बच्चों। कारण क्या है वो पहले मैं ये पॉइंट लिखवा दूं, फिर लास्ट में इसी बात पे चर्चा करेंगे कि यहां बंधन ऊर्जा आराम से कम क्यों हो रही है और यहां बंधन ऊर्जा तेजी से कम क्यों हो रही है। बस ये पता चलेगा कि यहां कम हो रही है ना। पॉइंट नंबर 4 क्या बताता है, सुनना ध्यान से। पॉइंट नंबर 4 ये बताता है कि यहां ना 30 से कम में कुछ नाभिक ऐसे हैं जिनकी बंधन ऊर्जा अपने पड़ोसियों से बहुत ज्यादा है। देखो, हीलियम की अपने पड़ोसी मतलब हाइड्रोजन से बंधन ऊर्जा बहुत ज्यादा है। इसकी कितनी है, एक के लगभग 1.12, और इसकी कितनी है 7। बहुत फर्क है भाई। हाइड्रोजन के बाद हीलियम के बाद लिथियम की फिर घट के कितनी होगी, 5.5। मतलब हीलियम की हाइड्रोजन और लिथियम की तुलना में, दो पड़ोसी हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। हीलियम की बहुत ज्यादा, हाइड्रोजन की बहुत कम, लिथियम की फिर कम। लिथियम के बाद फिर देखो उनके पड़ोसी जो हैं उनकी बंधन ऊर्जा फिर बढ़ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं A <30 के लिए कुछ नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अपने पड़ोसी नाभिकों की तुलना में बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक है। और बच्चों जब हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारी चीज रिसर्च की, तो ये देखा कि ये जिनकी बंधन ऊर्जा अपने पड़ोसियों से बहुत ज्यादा है उनके नाभिक में जो न्यूक्लियन है ना वे सम संख्या में। देखो यहाँ 4, यहाँ कार्बन के पास कितने होते हैं 12, कार्बन 12, फिर यहाँ ऑक्सीजन 16। मतलब जिनकी भी बंधन ऊर्जा बहुत ज्यादा है उन सबके नाभिकों में लगभग हर जगह नहीं, न्यूक्लियनों की संख्या मतलब प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या क्या है, सम संख्या। इन नाभिकों में ये देखा गया न्यूक्लियनों की संख्या क्या है, सम है। 2, 4, 6, 8, 10 पढ़ा है ना हमने। ये था पॉइंट नंबर 4। 1.5 है और 1.6 है, उसको खत्म करते हैं, फिर बात करेंगे ये बात कि ये यहाँ तेजी से आराम से कम हो रही है, यहाँ तेजी से कम हुई क्यों। पॉइंट नंबर 5, इनको सबको लिखना। और ये जो 4 के बाद 5वां और छठा आएगा
ये तो बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है कि यार यहाँ नाभिक जो हैं वे बढ़िया स्थायी हैं, यहाँ के नाभिक कम स्थायी हैं और यहाँ के नाभिक भी कम स्थायी हैं। मान लो ये कम स्थायी होगा, यहाँ कोई है 240 वाला, 250 के आसपास, 240 का। मैंने पूछा यार 240 जो है स्थायी है या ज़्यादा स्थायी है, कम स्थायी है? आपने कहा यार ये तो 180 के बाद है तो कम स्थायी होगा। और बच्चों ये तो अपने आप ही टूट जाएगा रेडियो एक्टिविटी से, इसको तो तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नाभिक दो तरीके से टूट सकते हैं, एक तो अपने आप, एक उन्हें तोड़ना पड़ता है। तोड़ने की क्रिया को बोलते हैं विखंडन और अपने आप टूटने की प्रक्रिया को बोलते हैं रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी। तो मेरे दिमाग में, मेरे मतलब साइंटिस्ट के दिमाग में ही आया कि अगर इस 240 को दो हिस्सों में तोड़ दें, 120 और 120, समझाने के लिए हो सकता है 90 और 150 में तोड़ दें, तो जैसे ही ये दो हिस्सों में टूटेगा तो ये 240 टूट के कितने में पहुंचेगा? 120 प्लस 120। और 120 तो बच्चों किसके बीच में है? 30 और 180 के। भाई 240 न्यूक्लियन है उसके नाभिक के अंदर, उसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। ले भाई 120 तो ले, 120 तो ले। ये जैसे ही इसके पास 120 आई तो ये कहां पहुंच जाएगा? यहां इस हिस्से में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये हिस्सा कौन सा है? 30 से लेकर 180 तक। मतलब जब एक नाभिक बराबर बराबर लगभग दो बराबर हिस्सों में टूट गया तो एकदम से वो ज्यादा स्थायी हो गए। 240 वाला कम स्थायी है, जैसे ही दो हिस्सों में टूटा ये यहां पहुंचा और यहां के जो भी नाभिक हैं वे ज्यादा स्थायी हैं। मतलब अगर किसी अस्थायी नाभिक को दो बराबर लगभग बराबर हिस्सों में तोड़ दिया जाए तो हो सकता है वे क्या हो जाएं? स्थायी नाभिक बन जाएं। और इसी घटना को बोलते हैं बच्चों नाभिकीय विखंडन। तो मैं हेडिंग लगा रहा हूं, वैसे तो मैं इसके अलग से एक वीडियो करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी इसका बस इंट्रोडक्शन, नाभिकीय विखंडन क्या है। हमने कहा एक भारी अस्थायी नाभिक का, एक भारी, ये भारी है 240, अस्थायी है, एक भारी अस्थायी नाभिक का दो या दो से अधिक, ऐसा नहीं है कि दो में ही टूटेगा 120 120, तीन में भी तो टूट सकता है, लेकिन ज्यादातर दो में ही टूटता है भाई। दो या दो से अधिक हल्के, अपेक्षाकृत हल्के, अब ये 120 वाला हल्का थोड़ा ही है, लेकिन 240 की तुलना में तो हल्का ही है। अधिक अपेक्षाकृत, किसकी अपेक्षाकृत? किससे तुलना करके? भारी से। अधिक अपेक्षाकृत हल्के नाभिकों में, हल्के कैसे? स्थायी, हल्के स्थायी नाभिकों में। अब ये कहने की बात है, हो सकता है कि ये 240 जो अस्थायी है इससे जो टूट के दो नए बने, हो सकता है वे दोनों भी अस्थायी हो, लेकिन वे फिर टूटेंगे, बनेंगे बाद में जाके स्थायी। दो या दो से अधिक अपेक्षाकृत हल्के स्थायी नाभिकों में टूट जाने की घटना को, टूट जाने की घटना को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसका एक अलग से वीडियो हम करेंगे। नाभिकीय विखंडन दिख रहा है क्या? कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। हाँ जी दिख रहा है भाई, बिल्कुल नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि यार कैसे कैसे, मतलब ये दो टूटे, मान लो टूट गए, लेकिन यहां कैसे आए? यहाँ कैसे आए? ये स्थायी कैसे बन गए? भाई जब ये अस्थायी है तो ये दो टूटने पे दो अस्थायी बनने चाहिए इससे। बच्चों इसको मैं अगले वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। बहुत बढ़िया बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से ही समझेंगे। हम समझेंगे जब कोई नाभिक टूटता है तो उससे जो नए नाभिक बनते हैं उनकी बंधन ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाते हैं। देख लो ये बड़ा, इसकी बंधन ऊर्जा कितनी होगी? लगभग ये देखो 7.6, 7.5 इतनी होगी। लेकिन जैसे ही टूटा यहां आया तो इनकी बंधन ऊर्जा कितनी होगी? 8.5। मतलब एक नाभिक था उसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम थी, इसलिए अस्थायी था। लेकिन जब वो दो हिस्सों में टूटा तो जो दो नए हिस्से बने हैं उन दोनों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ गई। कैसे बढ़ी ये मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा क्योंकि लेंथी हो जाएगा भाई। बात करते हैं यहां वालों की, पॉइंट नंबर 6 लिखने के लिए।
पॉइंट नंबर 6, हमने कहा यार जैसे ये नाभिक अस्थायी है, ये भी अस्थायी है, जैसे हमने इनको तोड़ के, इसको तोड़ के यहां ले आए, क्या मैं ऐसे ही इन दो को जोड़ूं कुछ इस तरीके से कि यहां आ जाए, मतलब यहां से यहां पहुंच के क्या होता है, नाभिक ज्यादा स्थायी हो जाते हैं। तो अगर दो हल्के नाभिकों को जोड़ दूं, मतलब यहां के दो नाभिक, मतलब मान लो ये है, जैसे यहां होगा कोई 18 है ना, ये 19 मान लो जो अस्थायी है, 19 और 19 जुड़ के कितने हो जाएंगे 38, 38 मतलब 30 से आगे चले गए, तो उनकी भी तो वे क्या बढ़ जाएगी, बंधन ऊर्जा एकदम से। देखो यहाँ कोई होगा उसकी बंधन ऊर्जा होगी 6, 6.5, 5, एकदम बढ़ के 8.5 होगी। मतलब जो दो हल्के नाभिक, जैसे एक भारी नाभिक दो में हिस्सों में टूट गया, ऐसे ही दो हल्के नाभिक आपस में जुड़ के जब एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो बच्चों उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो हेडिंग लगा रहा हूं छठा पॉइंट, नाभिकीय संलयन। इसका भी एक अलग वीडियो हम करेंगे और ये लास्ट टॉपिक होगा हमारे सिलेबस, मतलब इस चैप्टर का। तो हमने कहा नाभिकीय संलयन क्या है, जब दो हल्के, ये सच में हल्के हैं, ये यहाँ के हैं, यहाँ के, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ जाओ, H2H2 ये पढ़ेंगे हम जब सूर्य के हम पढ़ेंगे संलयन, सूर्य के अंदर का संलयन, तो वहाँ 1H2 मिलके क्या बनाएंगे, हीलियम। मतलब देखो छोटा सा मिलके एक बड़ा नाभिक बना देगा जिसकी बंधन ऊर्जा ज्यादा है। जब दो हल्के नाभिक परस्पर मिलकर, अच्छा ये दो हल्के कैसे हैं, अस्थायी नाभिक, परस्पर मिलकर या जुड़कर एक भारी, भारी मतलब अपेक्षाकृत भारी, इसकी तुलना में तो भारी होगा वो, एक भारी स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और बच्चों हम इसको एक अलग वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जहां हम हाइड्रोजन बम के बारे में बात करेंगे। इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो ये है हमारे 6 पॉइंट इस ग्राफ के। अब बात करते हैं लास्ट में चलते चलते उस पॉइंट के बारे में कि यार यहां बंधन ऊर्जा धीरे धीरे घट रही है और यहां बंधन ऊर्जा तेजी से घट रही है, उसका कारण क्या है, सुनना भाई ध्यान से। बच्चों ये जो बंधन ऊर्जा है ना, ये इन न्यूक्लियन क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। मान लीजिए ये एक नाभिक है और इस नाभिक में बहुत सारे न्यूक्लियन आपस में जुड़ के बैठे, किससे जुड़ के बैठते हैं, नाभिकीय बलों से। न्यूक्लियन एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, नाभिकीय बलों से। वरना नाभिक के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन कैसे जुड़ जाते हैं, प्लस और प्लस तो एक दूसरे को दूर भेजते, लेकिन वे तो जुड़ के बैठे हुए मजे में प्यार से, किसकी वजह से, नाभिकीय बल। बच्चों ये जो नाभिकीय बल है ये ना एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, मतलब बहुत कम दूरी पे लगता है। ऐसा नहीं कि दो यहाँ आपके नाभिकीय बल लगा दो ना, इनको बहुत पास लेके आना पड़ेगा। मतलब ये एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन, इनके बीच नाभिकीय बल ऐसे नहीं लग सकता, ये बहुत नजदीक जब जाएंगे तब नाभिकीय बल काम करना शुरू करेगा। और इसी की वजह से तो ये जुड़े हुए हैं और इसी की वजह से बनती है बंधन ऊर्जा। अब मुझे बताओ, मान लीजिए दो बैठे हुए हैं यहां, तो इनकी अपनी बंधन ऊर्जा है। जैसे ही एक तीसरा न्यूक्लियन आया, मतलब एक प्रोटॉन आ गया और, तो क्या वो इन दोनों की बंधन ऊर्जा को प्रभावित करेगा, बिल्कुल करेगा भाई, क्योंकि बंधन ऊर्जा किसकी वजह से है, नाभिकीय बलों की वजह से। अब यहाँ नाभिकीय बल बढ़ गया ना, पहले तो 2 की वजह से था, अब कितने की वजह से, 3 की वजह से, तो बंधन ऊर्जा बदल जाएगी। और ये बंधन ऊर्जा जो बदलेगी वो एकदम बदलेगी, बाहर से एकदम आया भाई बदल गया, एक और आया हाँ बदल गया, एक और आया बदल, ऐसे ही बदलना शुरू हुआ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए ये बहुत सारे हैं, भारी नाभिकों की बात कर रहा हूं। अब मैंने बता दिया कि हल्के नाभिकों की बंधन ऊर्जा तेजी से क्यों परिवर्तित हो रही, क्योंकि भाई ये बैठे थे, इनकी बंधन ऊर्जा है, एकदम आया ये बंधन ऊर्जा बदल गई। भारी की क्यों नहीं बदलती तेजी से? मुझे एक बात बताओ, क्या इस न्यूक्लियन के पास दूसरा न्यूक्लियन आने से इसकी बंधन ऊर्जा पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप कहोगे पड़ना चाहिए क्योंकि नाभिकीय बल बदल जाएंगे, लेकिन
क्या इसके और इसके बीच में कोई नाभिकीय बल लगेगा? नहीं, क्योंकि ये तो बहुत दूर है। कहने का मतलब ये है कि जब न्यूक्लियनों की संख्या कम है नाभिक में, मतलब 2 हैं, तो एक न्यूक्लियन डाल दिया, 3 हो गए, बंधन ऊर्जा प्रभावित होगी, क्योंकि वो तो इसके पास ही आके बैठेगा। 1 2, तीसरा यहीं नहीं बैठा, तो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? नाभिकीय बल। लेकिन जब ये है ही पहले से 50 ये, तो अब जो नया आया वो यहां बैठा, वो इसको क्या प्रभावित करेगा भाई? और अगर इनके बीच नाभिकीय बल प्रभावित नहीं होंगे तो बंधन ऊर्जा कैसे प्रभावित होगी? ये कारण है कि यहां बंधन ऊर्जा बहुत कम प्रभावित होती है और यहां बहुत तेजी से प्रभावित होती है, क्योंकि यहां न्यूक्लियनों की संख्या कम है। जो नया न्यूक्लियन आके मिलेगा वो सबकी बंधन ऊर्जा को प्रभावित करेगा। और मान लीजिए मैं कमरे में बैठा हूं, 50 आदमी है, एक आदमी और आके बैठ गया, उससे मेरा तो कोई मतलब नहीं, मैं कैसे प्रभावित हो रहा? नहीं हो रहा हूं। ये कारण था बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां बंधन ऊर्जा ज्यादा तेजी से क्यों बदलती है, क्योंकि यहां पहले से ही न्यूक्लियनों की संख्या बहुत ज्यादा है। कोई नया न्यूक्लियन आएगा वो किसी एक की बंधन ऊर्जा को प्रभावित नहीं कर पाएगा, और यहां न्यूक्लियनों की संख्या कम है, नया न्यूक्लियन आएगा वो बंधन ऊर्जा को प्रभावित करेगा। लेकिन एक न्यूक्लियन बहुत दूर के न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा को प्रभावित नहीं कर सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी। और बच्चों इस गुण को कि जो न्यूक्लियन है वो केवल अपने पास के न्यूक्लियनों की ऊर्जा को प्रभावित करेगा, इसको बोलते हैं नाभिकों का या नाभिकीय बलों का संतृप्ति गुण। क्या बोलते हैं? लिख लेना कहीं, नाभिकीय बलों का संतृप्ति गुण। क्या कोई पूछ ले क्या होता है नाभिकीय बलों का संतृप्ति गुण, तो आप बता देंगे कि कोई न्यूक्लियन केवल अपने पास के न्यूक्लियनों को ही प्रभावित करेगा, दूर के न्यूक्लियनों को प्रभावित नहीं करेगा। इसको बोलते हैं नाभिकीय बलों का संतृप्ति गुण। तो बच्चों ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे नाभिकीय विखंडन, जब एक नाभिक 2 हिस्सों में टूट जाएगा। बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, और वहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक नाभिक के टूटने पे बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है, कम बंधन ऊर्जा से बंधन ऊर्जा ज्यादा कैसे होगी, वहां पढ़ेंगे, आपको एकदम से समझ आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और खुश रहें। थैंक यू।